हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू अगेन। इन वीडियो लेक्चर्स में हम ये आपका लास्ट टॉपिक का वीडियो है बेटा। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियोस के लिए तैयार रहें। ठीक है। और ये चैप्टर डेफिनेटली आपका आज खत्म हो जाएगा। वीडियो लेक्चर 5 है ये। और जो भी वीडियोस आप नहीं देख पाए हो तो प्लीज 1 2 3 4 5 देखें, और जो भी कमेंट है बॉक्स मार्क में लिखें। आपके लिए स्कूल लेवल के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, बाय द डायग्राम, बाय द किसी भी तरीके से। अगर आपके पास भी आइडिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे के लिए आपको इजी हो जाए। ठीक है। ओके बेटा, तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं एंड्रोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है। एंड्रोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में क्या होते हैं। एंड्रोब का मतलब तो समझ ही गए हो, जिसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस ना हो, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रही हो और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। तो एंड्रोबिक रिस्पिरेशन क्या ह्यूमन में होता है? नोज से तो हमें ऑक्सीजन लेते रहते हैं रात दिन, फिर भी एंड्रोबिक रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है। तो वो बॉडी में कौन से सेल हैं, कहाँ पे होते हैं, ऐसे कौन से बॉडी के सेल हैं जहाँ हमारे बॉडी में एनरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ हो रहा है, ये हमें समझना है। ठीक है। तो एनरोबिक रिस्पिरेशन देखो बेटा, हमारे बॉडी में मसल सेल में होती है। जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जब ऑक्सीजन की लैकनेस होती है, तो उस समय इंस्टेंट हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है। उस एनर्जी को फिल करने के लिए बॉडी क्या करती है, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी यूज कर लेती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और एनर्जी तो बहुत कम मिलता है। ठीक है। तो इस टाइप प्रोसेस को बोलते हैं एनरोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख करके समझ लेते हैं। एनरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी इन द मसल सेल। तो ह्यूमन बीइंग में एनरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ होता है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये याद रखिएगा। एंड एरोबिक रिस्पिरेशन, क्या लिखोगे, एनरोबिक रिस्पिरेशन अकर इन आवर बॉडी। कहाँ पे होता है, बॉडी इन मसल सेल। इन द, हमेशा नहीं होता है, जब इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तब होता है। मसल सेल्स। ओके। ऑफ किस में, ऑफ आर्म, हाथों में, आर्म्स में, एंड लेग्स के मसल में। ठीक है, जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ड्यूरिंग। कब होता है ऐसा, ड्यूरिंग एक्सटेंशन, क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव फिजिकल एक्टिविटी। आवर मसल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी एंड आवर मसल require more energy. द सेल ऑफ आवर बॉडी रिस्पायर फास्टर रेट। जो हमारी बॉडी की रेट है रिस्पिरेशन करने की, वो बहुत तेज होती है टू सप्लाई एनर्जी। बट द रेट ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रीच द लेस एट द रेट ऑफ स्पीड। जितने स्पीड से हम सांस लेते हैं, उससे कई गुना स्पीड से हमारी बॉडी क्या करती है, वो सेलुलर रिस्पिरेशन करती है। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं द सेल बॉडी रिस्पायर फास्टर रेट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एनर्जी। हमारी बॉडी के सेल क्या करती है, एनर्जी ज्यादा तेजी से सप्लाई करती है, बट रेट ऑफ द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है। तो ड्यू टू द इनफिशियंट, इसके इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिस्पिरेशन ऑफ द ग्लूकोज अकर। ठीक है। इनसफिशियंट अमाउंट के वजह से ये ऐसा एंड्रोबिक रिस्पिरेशन हमारे मसल सेल में देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्लूकोज है, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं बेटा, तो आपके बुक में शुगर लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। या ग्लूकोज लिखा हो तो भी, या डाइजेस्टेड फूड लिखा हो तो भी। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, absence ऑफ ऑक्सीजन या लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन या इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बेस पे ये क्या बनाता है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। लैक्टिक एसिड एंड 2 एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा, 2 एटीपी बनाएगा। और वही कहीं ये एनिमल सेल्स में होता है। ठीक है। तो इसमें लैक्टिक एसिड जो क्या फील कराता है, दर्द, पेन फील कराता है। ठीक है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट इन द मसल एंड क्रैम्प द पेन। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है
इन द मसल सेल में, ओके, एंड कॉज पेन, और क्या कॉज करता है बेटा, कॉज पेन कॉज करता है, ये आपको दर्द फील कराता है, ठीक है। एंड डिसकम्फर्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, मसल क्रैम्प बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, मसल क्रैम्प, ठीक है। एंड डिसकम्फर्ट विच इज नोन एज, विच इज नोन एज मसल क्रैम्प, क्या कहते हैं इसको, मसल क्रैम्प हो रहा है, ठीक है। व्हेन रेस्ट या मसाज और मसल, जब हम इसको मसाज कर लेते हैं या रेस्ट कर लेते हैं विद द हॉट वाटर, किसके, हॉट वाटर के सहायता से जब हम इसको मसाज कर देंगे, उस मसल्स को, पैर लेग के जो मसल्स हैं, हैंड के मसल्स हैं, या हम गुनगुने पानी से बाथ ले लेते हैं, तो ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, सप्लाई सेल में, एंड लैक्टिक एसिड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है स्लोली स्लोली, एंड पेन क्या होता है, डिस्कम्फर्ट इज ऐसे हो जाता है, ठीक है। एथलेट्स जो ऑलवेज, जो दौड़ने वाले लोग होते हैं जिनको एथलेट्स बोलते हैं, धावक, ठीक है, ऑलवेज टेक सोवर एंड मसाज लिम्स आफ्टर द प्रैक्टिस सीजन, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद वो क्या लेते हैं, मसाज लेते हैं या गुनगुने पानी से बाथ लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मसल सेल पेन होती है वो क्या होती है, आराम मिल जाता है, ठीक है, मसल सेल आर क्रैम्प। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंशिएट पढ़ लेते हैं। क्या, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंशिएट, क्यों, क्योंकि हमने एरोबिक रिस्पिरेशन वीडियो लेक्चर 4 में एरोबिक और एनरोबिक बताया था। एरोबिक में ऑक्सीजन का यूज होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनरोबिक में ऑक्सीजन का क्या होता है, यूज नहीं होता है फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, जिसमें एरोब्स और एनरोब्स इसी के बेस पे ऑर्गेनिज्म, मतलब एरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है तो एरोब्स कहलाएगा, एनरोबिक रिस्पिरेशन कर रहा है तो ऑर्गेनिज्म एनरोब्स कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन, ओके, लेट्स स्टार्ट। एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनरोबिक रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। तो पहला होगा, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक कब होगा, इट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों सेल में होते हैं, तो रिस्पिरेशन है। इट अकर, इसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या बोलोगे, ऑक्सीजन इज नॉट, या लैक ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ओके। सेकेंड पॉइंट होगा इसमें, ये सेकेंड था, फर्स्ट था, ओके। सेकेंड, एनर्जी रिलीज इज मोर, जो ग्लूकोज होगा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, फूड इज कंप्लीटली ब्रेक डाउन, कंप्लीटली ब्रेक डाउन, इसमें फूड जो होगा कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, फूड डज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन, ओके। तो इसमें क्या होगा बेटा, जो एनरोबिक रिस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फूड डज नॉट, क्या होगा, अच्छे से कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है। तो डज नॉट कंप्लीटली ब्रेक डाउन या ऑक्सीडाइज, ब्रेक डाउन बोलिए या ऑक्सीडाइज बोलिए, और इसमें मोर एनर्जी फॉर्म होती है, मतलब 38 एटीपी एनर्जी इज फॉर्म, क्या बोलोगे, 38 एटीपी एनर्जी इज फॉर्म, ओके। और वहीं इधर देखें एनरोबिक रिस्पिरेशन में, तो ओनली 2 एटीपी एनर्जी इज फॉर्म, इसमें से दो, बहुत कम एनर्जी बनता है, ठीक है। और इट कैरी आउट बाय द प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, जो एनरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन है, ये किसमें किसमें हो सकता है बेटा,
तो प्लांट में होता है, एनिमल में होता है एंड ह्यूमन बीइंग। ओके, एंड वहीं इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये ज्यादातर ईस्ट में देखने को मिलता है, ये ईस्ट में होता ही है, ईस्ट कभी ऑक्सीजन यूज ही नहीं करता है, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स एंड पैरासिटिक कुछ ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एनिमल। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग आज ये चैप्टर खत्म करेंगे, तो ये हमारा एनिमल्स में रिस्पिरेशन खत्म हो गया, जिसमें एरोबिक एंडरोबिक आपका टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन टॉपिक था, एग्जांपल्स मस्ट इंपॉर्टेंट है, एरोब्स और एंडरोबिक्स एरोब्स जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। उसके बाद ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दिए थे, और यहाँ गैसों का एक्सचेंज भी बताए थे आपको। आफ्टर दैट एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को भी समझाया मैंने, ठीक है, और भी चीजें जो पूरी मैकेनिज्म ह्यूमन बीइंग की जो मैकेनिज्म थी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ब्रीदिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ब्रीदिंग इन एनिमल, ब्रीदिंग इन एनिमल या अदर एनिमल। क्या होता है ब्रीदिंग? ऑल एनिमल मस्ट बी टेक ऑक्सीजन, जितने भी एनिमल है सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑर्डर टू चेंज द फूड इन फ्रॉम द बॉडी टू कैन यूज डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंट एनिमल लीव एंड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड। सभी एनिमल्स को क्या है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सब क्यों ऑक्सीजन क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं? फूड को ऑब्टेन करते हैं, उस फूड से उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एक्सचेंज द गैसेस। सो लेट अस स्टडी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन सम एनिमल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा ब्रीदिंग इन कॉकरोच। क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग इन कॉकरोच। कितने लोग कॉकरोच को देखे हो? ब्रीदिंग इन कॉकरोच देखते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच ब्रीथ थ्रू द टाइनी ओपनिंग पोर्स ऑन द स्किन सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पारिकल्स बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं बेटा? स्पारिकल। तो कॉकरोच किससे सांस लेता है? स्पार्कल से। टाइनिंग ओपनिंग पोर्स होते हैं उसके स्किन के ऊपर, ठीक है, वहां से वो गैसों का एक्सचेंज कर लेता है। एंड स्पार्कल कनेक्ट टू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो स्पार्कल्स होते हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उससे कनेक्ट होते हैं, जिसे हम ट्रैकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकी। कैन आई ओके, आई विल शो यू डायग्राम टू क्लियर। हाँ बेटा, आपके स्क्रीन पे इतना बड़ा सा कॉकरोच आ गया है, तो आप ले जा सकते हो घर पे, एंजॉय भी कर सकते हो, इसके साथ खेल भी सकते हो, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा इसके बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉकरोच ब्रीथ थ्रू द टाइनी ओपनिंग पोर, ठीक है, जो टाइनिंग ओपनिंग पोर है उससे ब्रीथ करता है, जिसे क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्पार्कल्स लगे हैं, ठीक है। इन स्पार्कल के हेल्प से ये कॉकरोच क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और ये ब्रीदिंग इसमें छोटे छोटे पाइप लाइक ट्यूब पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैकी बोलते हैं। और उसमें से जो ब्रांचेस राइज हो रहे हैं उसे ट्रैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो द ट्रैकी फर्दर ब्रांचेस इनटू ट्यूब लाइक अगेन इज कॉल्ड ट्रैक्यूल्स, okay, which contact with the body cells and air inhaled through the sparkles। कॉकरोच एयर को कैसे इनहेल कर रहा है? स्पार्कल से। और ट्रांसपोर्ट किससे कर रहा है? ट्रैकी से, ठीक है। डिफ्यूज और बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ट्रैकी एंड बॉडी सेल्स, ओके। तो ये रहा कॉकरोच का। कॉकरोच ब्रीथ थ्रू, तो स्पार्कल्स लिखिएगा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस एंड इट ट्रांसपोर्ट द बाय द diffusion process trachea to tracheoles and tracheoles to cell, okay, in a cockroach। after that हम लोग पढ़ना है breathing in earthworm। क्या पढ़ना है बेटा? breathing in earthworm। do you know earthworm is a friend of farmer? breathing in earthworm, breathing in earthworm पढ़ना, ओके okay? तो देखो बेटा, अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करेगा? अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन। अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करता है? स्किन से। और एक्सचेंज द
ऑक्सीजन एंड CO2 अकर थ्रू द अर्थवॉर्म स्किन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, यहाँ से ये CO2 एंड O2 को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो हम बोलेंगे अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू द स्किन। अर्थवॉर्म किससे ब्रीथ करता है, स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मॉइस्ट स्किन ऑफ द अर्थवॉर्म हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगर अर्थवॉर्म की स्किन जो गीली है, मॉइस्चर है, तो वो डिफ्यूजन में हेल्प करती है। और कुछ स्पेशल फैक्ट जान लीजिए, अर्थवॉर्म कहाँ रहते हैं, तो दे लिव इन द सॉइल, सॉइल के अंदर रहते हैं। और आफ्टर हैवी रेन, जब बारिश ज्यादा होती है तो स्किन क्या हो जाती है, कवर्ड विद लेयर ऑफ वाटर, और दिस प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द पोर्स। उस पोर से वो बचा लेता है, ठीक है। एंड द ओपनिंग पोर जो होता है अर्थवॉर्म के सरफेस पे ऑफ द इनेबल टू वाटर इवोपरेट एंड ओपन द पोर्स, और वो वाटर ओपन को खोल देते हैं। मतलब नहीं समझे, सुनिए। डिफ्यूजन जो होता है गैस थ्रू द पोर्स, उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के फॉर्म में होता है पोर्स से, ठीक है। ओपन द पोर, पोर ओपन होते हैं ऑन अर्थवॉर्म सरफेस ऑफ द अराउंड द इनेबल टू वाटर टू इवोपरेट एंड ओपन द पोर्स अगेन, ओके। चलो ब्रीदिंग इन फिश में सीखते हैं। तो फिश में क्या जानते हो, जो फिश होती है वो ब्रीथ किससे करती हैं, हाउ कैन फिश ब्रीथ थ्रू द, तो आप बोलोगे गिल्स, फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। देखो बेटा, फिश में ब्रीदिंग किससे हो रही है, गिल्स से हो रही है, ठीक है। तो फिश ब्रीथ थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच इज नोन एज गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, इज कॉल्ड गिल्स, ओके। टेक ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, और ये कौन सा ऑक्सीजन लेती है, जो वाटर रिच, जो वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको, उस ऑक्सीजन को ये कैप्चर कर पाते हैं गिल्स के थ्रू। द गिल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, और गिल्स में आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए इनके ये गिल्स का एरिया है जहां पे रेडनेस ज्यादा दिखाया गया है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं यहाँ पे, जिसे जिन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी, एंड आर कवर्ड विद अ थिन फ्लैप। और ये किससे कवर है, ऑर्कुकुलम, जिसे थिन फ्लैप होते हैं, जिसका नाम दिया जाता है ओपरकुलम, ऑपरकुलम, ठीक है। व्हेन द फिश ओपन द माउथ, जब ये फिश माउथ को ओपन करती है तो ये वाटर क्या करता है, माउथ के थ्रू एंटर हो जाता है, और अपर कुलम के हेल्प से ये कवर जो होते हैं, गिल्स ओपन होते हैं, और फिश क्लोज माउथ, माउथ क्लोज करती है तो वाटर क्या होता है, अपर कुलम ओपन हो जाते हैं और वाटर बाहर निकल जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन जो होते हैं वो कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है, किससे, जो गिल्स में ब्लड भरा होता है, जिसके थ्रू से गैसों का एक्सचेंजेशन होता है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द ब्लड एंड CO2 डिफ्यूज इनटू द वाटर, ठीक है। एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द वेरियस बॉडी ऑफ द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड गेट एक्सपेल द आउट। मतलब क्या है, देखो ये फिश है, वाटर को क्या की ले माउथ को, तो जब माउथ बंद करेगी तो अपर कुलम खुलेगा, जब माउथ ओपन करेगी तो अपर कुलम बंद होगा, दोनों एक साथ ओपन नहीं हो सकता। जब माउथ ओपन करेंगे तो अपर कुलम बंद हो जाएगा, और माउथ क्लोज होगा तो अपर कुलम खुल जाएगा। तो ये फिश क्या करती है, माउथ के थ्रू वाटर को भरती है और माउथ क्लोज करती है, जिसकी वजह से अपर कुलम में वाटर आके भरता है और वहां पे गैसों का एक्सचेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ऑक्सीजन एंटर कर जाता है और CO2 आउट हो जाता है वाटर में, और जब माउथ फिर ओपन करती है तो अपर कुलम खुलता है, जिससे वाटर गिल्स के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग इन फ्रॉग। फ्रॉग में ब्रीदिंग किससे होता है, और ये कैसा एनिमल है, तो ये टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक एनिमल बोथ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो जो फ्रॉग है वो एम्फीबियन कहलाता है, ठीक है। जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रह ले उससे क्या कहा जाएगा बेटा, एम्फीबियन कहा जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉग इज एनिमल विच सर्वाइव इन वाटर एंड लैंड बोथ, विच इज नोन एज एम्फीबियन। तो देखो यहाँ पे इसके नोस्ट्रियल्स भी होते हैं, और ये स्किन, मॉइस्ट स्किन भी होती है, और लंग्स भी होती है इनके बॉडी में, ठीक है। तो लाइनिंग ऑफ माउथ भी है। तो ये क्या करते हैं, नोस्ट्रियल से एयर को इन और आउट करके एकदम ह्यूमन के प्रोसेस की तरह ये क्या करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, CO2 और O2 का एक्सचेंज कर लेते हैं, और स्किन का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फ्रॉग है, प्रोसेस ऑफ लंग्स कैन ब्रीथ थ्रू द माउथ एंड स्किन एज वेल। आफ्टर दैट मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन ऑफ फ्रॉग हैज लार्ज नंबर ऑफ ओपनिंग पोर, ठीक है। इनमें उनके स्किन के ऊपर बहुत सारे ओपनिंग पोर होते हैं, जिसमें डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये गैसों का क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इनटू द ब्लड में। द माउथ ऑफ द फ्रॉग हैज मॉइस्ट लाइनिंग,
विच कंटेन ब्लड वेसल्स, और इनके माउथ में भी ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। एंड एयर इनहेल थ्रू द नॉस्ट्रियल्स, और ये नॉस्ट्रियल से भी एयर इनहेल करते हैं, ओके। तो जो CO2 है एक्सहेल आउट हो जाता है, जस्ट लाइक ह्यूमन फ्रॉग अ पेयर ऑफ द लंग्स, दे रिस्पायर थ्रू द देम ओनली द नेसेसरी, मतलब जैसे ह्यूमंस में लंग्स होते हैं उसी तरीके से फ्रॉग में भी लंग्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं, मूव थ्रू द डाउन एंड नॉस्ट्रियल्स, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जगह रह लेते हैं, लैंड पे भी और वाटर में भी। वाटर में ये स्किन से एयर को डिफ्यूज कर लेते हैं, और लैंड पे इससे कर लेते हैं, और जब ये फिश के टैडपोल के फॉर्म में होते हैं तो इनके भी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉग डिफरेंशिएट डिफरेंट मैकेनिज्म ब्रीदिंग डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का मैकेनिज्म यूज करता है, क्या करने के लिए, गैसों का एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। जब वाटर में रहता है तो ये किसका यूज करता है, स्किन का यूज करता है, और जब ये लैंड पे रहता है तो ये किसका यूज करता है, माउथ का यूज करता है, ठीक है, और लंग्स ओनली, व्हेन ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड माउथ इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और ये तीन प्रोसेस है, इसमें लंग्स है, माउथ है और स्किन है। वाटर में रहेगा तो स्किन का यूज करेगा, लैंड पर रहेगा तो माउथ का यूज करेगा, जब लंग्स काम नहीं करता है देन, ठीक है। तो फ्रॉग हैज स्पेशल फीचर टू ब्रीदिंग, ओके। अब रिस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ओके। चलो बेटा, तो प्लांट के बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ओके। प्लांट में जो ब्रीदिंग होती है, एज अ प्लांट भी जो ब्रीथ करते हैं बेटा, वो एनिमल की तरह ब्रीथ करते हैं, इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग इनमें भी होती है, ठीक है, एज ए सेम पर्टिकुलर एनिमल की तरह, ठीक है। तो इसमें कोई वो डाउट नहीं है। ये देखो स्टोमेटा, ये तो फ्रॉग हो गया, ये स्टोमेटा है, ठीक है, स्टोमेटा इन लीफ। तो जो प्लांट की लीफ होती है, ओके, तो लीफ को जब कट करोगे तो लोअर सरफेस पे, किसी प्लांट में लोअर सरफेस पे, किसी में दोनों सरफेस पे, किसी में सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। एक है तो स्टोमा, और एक से ज्यादा है तो स्टोमेटा, जिसकी वजह से प्लांट डिफ्यूजन के प्रोसेस से O2 एंड CO2 को एक्सचेंज करता रहता है, ठीक है। तो देखो, प्लांट में प्लांट ब्रीथ ऑक्सीजन, प्लांट ब्रीथ थ्रू, तो स्टोमेटा ज्यादा आता है आंसर, लेकिन डिफरेंट वेरियस हैं, अलग अलग पार्ट है प्लांट ऑक्सीजन को रिस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। तो प्लांट सॉरी प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ, और ये ब्रीदिंग करने की क्या है, तो ये इसको ग्रोथ करना है, ट्रांसपिरेशन करना है और एक्सक्रेशन करना है, इसलिए प्लांट भी ब्रीथ करता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन इन करेगा, ऑक्सीजन लेगा और CO2 को आउट करेगा। ब्रीदिंग के समय ये क्या करता है, CO2 आउट करता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और ग्लूकोज स्टार्च को क्या करता है, ऑक्सीजन के हेल्प से CO2 वाटर एंड एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, एकदम सिमिलर एनिमल की तरह। तो रिस्पिरेशन इन प्लांट अकर ऑल टाइम, जो रिस्पिरेशन प्लांट में हो रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हमेशा होते रहते हैं, डे टाइम हो या नाइट टाइम हो, दोनों टाइम में प्लांट में रिस्पिरेशन होते रहते हैं, दोनों टाइम में ऑक्सीजन का यूज प्लांट करता रहता है, ठीक है। बट फोटोसिंथेसिस डे टाइम में थोड़ा तेजी से होता है, फास्टर होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू रिस्पिरेशन। तो हेंस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज मच मोर देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन द प्लांट, मतलब जितना प्लांट ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ले रहा है बेटा, उससे कई गुना ज्यादा फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, बनाता ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। और नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होते नहीं है, सनलाइट मिलते नहीं है, स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाते हैं, तो इसके वजह से सन एनर्जी नहीं, लैक ऑफ सन एनर्जी, वो क्या करता है, सिर्फ रिस्पिरेशन करता है। तो नाइट टाइम में वो CO2 प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और CO2 का यूज नहीं कर पा रहा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा। तो ये समझ जाइए कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, वो सब के सब रिस्पिरेशन करते हैं, और उन लीफ के थ्रू, लीफ में क्या मिलेगा, स्टोमा मिलेगा, स्टोमेटा मिलेगा, और ऊडी स्टेम, जो यहाँ पे ऊडी स्टेम दिखाया गया है, लेंटिकल्स मिलेंगे छोटे छोटे स्टेम के ऊपर, वो लेंटिकल से भी CO2 और O2 का एक्सचेंज कर लेता है, और प्लांट के जो रूट हेयर्स हैं वहां से भी गैसों का एक्सचेंज हो जाता है, प्लांट ब्रीथ करता है रूट हेयर से, लेंटिकल से और स्टोमा से, ठीक है। तो आप, और जो प्लांट के जो सीड होते हैं, ठीक है, ड्राई सीड जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशन ऑफ द मॉइस्चर, वार्मथ एंड एयर,
तो जर्मिनेटिंग सीड हैव हाई रेट ऑफ रिस्पिरेशन, जैसे बेबी में भी हाई रेट, ह्यूमन के बेबी में देखोगे जो बेबी का ब्रीदिंग रेट है वो ज्यादा होता है, उसी तरह जो प्लांट के बेबी हैं जो सीड जर्मिनेट कर रहे हैं उसमें भी ब्रीदिंग रेट क्या होता है, हाई होता है। यूज रिलीज एनर्जी देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये रहा प्लांट का रिस्पिरेशन। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कीवर्ड्स थोड़ा देख लीजिएगा, एरोब्स क्या है, अल्वोलाई क्या है, एनरोब्स किसे बोलते हैं, ब्रॉन्ची क्या होता है, कैपिलरी क्या है, एक्सहेलेशन इनहेलेशन क्या है बेटा, लेंटिकल्स क्या है, लंग्स क्या है, नोज कैविटी, ऑक्सीडेशन, रिस्पिरेशन, स्पार्कल, ट्रैकिया क्या होता है, ये आपको जानना होगा। और इस चैप्टर को यही हम पूर्ण विराम लगा रहे हैं। आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। आप इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर कोई नई चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज उसे एक्सप्लेन करिए कमेंट बॉक्स में, उसे दोबारा हम वीडियोस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए तैयार रहिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर व्यूइंग।